तो साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, खूब सारा लाड दुलार और ढेर सारा प्यार। शाम के बज चुके हैं 7 और आज की इस संध्या की बेला पर मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। बहुत ही प्यारा सेशन, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, ऊर्जा से लबरेज, एग्जाम उपयोगी, एक ऐसी क्लास जिसे पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा मानना है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो जल्दी से आ जाइए सारे के सारे बच्चों, एक बार सभी लाडेश्वर बच्चे जुड़ जाइए क्लास से, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मनोविज्ञान, आज हम अधिगम की थ्योरी 5 के बारे में, 5वीं क्लास के बारे में बात कर रहे हैं और हमने पावलोव के बारे में पढ़ने के बाद आज हम एक और व्यवहारवादी यानी कि स्किनर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग तैयार हैं स्किनर के बारे में पढ़ने के लिए? सभी बच्चों का स्वागत, अभिनंदन। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं हम स्किनर के बारे में। सबसे पहले वही बेसिक्स, सारी चीजें जहां से हम जल्दी से आपको कुछ चीजें समझा सके, उसके बाद हम आगे थ्योरेटिकल पार्ट को लिखकर बताते हुए आगे की ओर चलेंगे। चलिए जी भैया, बात करते हैं। सबसे पहले एक सिद्धांत देखते हैं, जिस सिद्धांत को कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अंग्रेजी का नाम आपको याद रखना है हर रोज की, जैसे आज फिर आप लोगों से मैं कहूंगा, नाम आपको कौन सा याद रखना है? अंग्रेजी वाला। कौन सा नाम याद रखना है? अंग्रेजी वाला। अब आपसे कहे इसके प्रवर्तक कौन है, तो बीएफ स्किनर साहब को इसका प्रवर्तक माना जाता है। और अभी हम चर्चा करें कौन है बीएफ स्किनर, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ए फ्यू मिनट्स, अभी देख लेते हैं। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ फाइन है। ठीक है, चलिए तो बीएफ स्किनर, और सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा आखिर क्या है पूरा नाम बीएफ स्किनर साहब का। ठीक है, टॉपिक वाइज पूरे करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या हम जो थ्योरेटिकल पार्ट लेकर चल रहे हैं इसको कैरी ऑन रखें, या फिर आप लोग कहे तो एमसीक्यूज फॉर्मेट लेकर आए? क्योंकि देखो, थ्योरी जब भी पढ़ाई जाती है तो इधर खड़े हुए व्यक्ति को थोड़ा सा नुकसान रहता है, क्योंकि बच्चे कृष्णों की ओर भगते हैं, लेकिन मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं, इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट पर इतना फोकस करके डटा हुआ हूं। जो रुकेंगे उनको अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। चलूं मैं बेटा जी? शाबाश। यस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम है आपका बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। ये पहले इसके कुछ बेसिक्स जानकारी हो गई है। अब बात करते हैं स्किनर कहाँ के निवासी है। तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। कहां? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत है। अब एक बड़ा शानदार सा सवाल इनसे पूछा जाता है कि आखिर इनकी पुस्तक का नाम क्या है। उस पुस्तक से क्या सवाल बनता है उसके बारे में बात करते हैं। इनकी पुस्तक से सवाल बनता है, इनकी एक पुस्तक आई है प्रकाशन में वर्ष 1938 में, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? एसआर थ्योरी, जिसे हम कहते हैं रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। पहले हम क्या देख रहे थे? एस आर थ्योरी। पहले क्या देख रहे थे? एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी को इन्होंने क्या कर दिया है? आर एस थ्योरी, उल्टा कर दिया। वहां हम कह रहे थे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यहां हम कह रहे हैं अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। देखो पहले क्या कह रहा था, जब हम थॉर्नडाइक और पावलोव के बारे में बात कर रहे थे तो वहां हमने देखा, वो कहते हैं कि जब तक आपके सामने कोई उद्दीपक नहीं होगा आप अनुक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्ली के सामने मछली नहीं रखी गई तब तक उसने कोई अनुक्रिया नहीं की। कुत्ते के सामने जब तक भोजन नहीं लाया गया तब तक कोई अनुक्रिया नहीं की। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की अनुक्रिया होने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। पर ये साहब क्या कहते हैं? हाँ, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये साहब क्या कहते हैं? कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कहने का मतलब इन्होंने कहा तुम पहले अनुक्रिया करो, फिर उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? स्टिमुलस मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। थोड़ा सा शानदार सा एक मामला समझाता हूं तुम्हें। अच्छा,
और इसमें जो ये पुनर्बलन मिलता है ना, वो अचानक ही मिलता है। क्या मिलता है? अचानक ही मिलता है। तुम बार 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 अनुक्रिया कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, और एक अनुक्रिया पे तुम्हें क्या मिल गया? पुनर्बलन मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, तुम गए हो कहीं विवाह में। देखो, इस बात के बाद कोई मेरा चरित्र चित्रण करने की कोशिश ना करे, आपको समझाने के पार्ट से एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में ला रहा हूं। तुम गए विवाह में और तुम बैठे हुए हो दुल्हन के पीछे, तुम्हें पता ही नहीं है, कभी तुम आंखें यूं कर रहे हो, कभी नाक में यूं अंगुली घुमा रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, तभी तुम और इधर उधर देख रहे हो। देखते 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 तुम्हारी नजर एक दूसरी नजर से जाकर टकराई, और जैसे ही उसकी नजर तुमसे टकराई, तुम एकदम से अलर्ट हो गए। तुम एकदम से क्या हो गए? अलर्ट हो गए। पहले तुम्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था, कभी तुम इधर देख रहे थे, कभी तुम इधर देख रहे थे, कभी तुम यूं कुछ कर रहे थे, कुछ टुकड़े रखे हुए थे उनको तोड़ रहे थे। लेकिन जैसे तुम्हारी नजर किसी दूसरी नजर से टकराई, टकराते ही पहले तुम्हें क्या मिल गया? स्टिमुलस मिल गया, उधर से हल्की सी मुस्कान आई। अब तुम सीधा कहां देख रहे हो? अगली बार फिर तुमने एक दो बार इधर उधर देख के वहां देखा, फिर तुम्हारी नजरें एक दूसरे से मिली, और फिर तुम्हें क्या मिला? स्टिमुलस मिला। और मेरे प्यारे बच्चों, कुछ समय बाद में ना तुमने इधर देखा ना तुमने उधर देखा, अब तुम कहां देख रहे हो? जहां देखना तुम वहां देख रहे हो। तो ये भी यही कह रहा है कि पहले ऐसे ही अनुक्रिया करेगा, उसे नहीं पता, लेकिन जब अनुक्रिया करते करते उसको एकदम से क्या उद्दीपक पुनर्बलन के रूप में मिलेगा, फिर वो सही दिशा में कार्य करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब समझ गए मेरी बात? अब आइए यहां थोड़ी बात करते हैं इस जो बीएफ स्किनर का सिद्धांत, उसके अन्य नामों पर बात करते हैं। इसे कहते हैं अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। आप अनुक्रिया करो, आपको उद्दीपक मिलेगा। इसे इसलिए क्या कहते हैं? अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। इसे कहते हैं रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है। उसके बाद इसे कहते हैं क्रिया प्रसूत। क्रिया के बाद मतलब क्रिया के बाद, क्रिया करने के बाद की स्थिति का सिद्धांत क्रिया प्रसूत प्रबलीकरण। वापिस से मिला ना बल, वो सक्रिय अनुबंधन। जब क्रिया करते 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 फिर क्या हुआ? एकदम से अनुबंधन हुआ, सक्रिय अनुबंधन। रिक्त प्राणी उपागम और सबलीकरण का सिद्धांत, इनमें से कोई भी नाम दे सकता है आप। एक तो याद रखना, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, यानी कि RS थ्योरी, क्योंकि अंग्रेजी में ये दिया रहेगा, बाकी कुछ भी दिया गया रहे आप इसे याद रख लेना। रख लोगे बेटा जी याद? हाँ जी, यस बच्चा। यथार्थ, गुड इवनिंग। उषा, रमनदीप, निर्मला, मनीषा, हेमलता, सीतू, प्रेमराज, सभी बच्चों का स्वागत है। आज स्वागत करना भूल गए। अब चलिए, ये बात जब पूरी हो गई तो आगे बढ़ो। कहां गया? कौन ले गया मामला? ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां मैं आपको उस एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर लेकर चलता हूं कि स्किनर साहब क्या कहते हैं और क्या कुछ चीजें रही इनके साथ में, उनके बारे में हम बात करते हैं। उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अब आपसे पूछेगा स्किनर का सिद्धांत, स्किनर का स्किनर का सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांत का, ऐसे लिख सकते हैं, स्किनर के सिद्धांत का मुख्य आधार। स्किनर के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो स्किनर के सिद्धांत का मुख्य आधार है पुनर्बलन। क्या है? रिफ्रेशमेंट। पुनर्बलन इसका मुख्य आधार क्या है भैया? पुनर्बलन इसका मुख्य आधार है। अब एक एक स्टेप पर हम बात करेंगे, स्किनर ने किस किस पर प्रयोग किया ये हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, स्किनर ने चूहों पर वह कबूतर पर, चूहों पर व कबूतर पर स्किनर ने क्या किया बेटा जी? प्रयोग किया है। अब थोड़ा समझाता हूं स्किनर ने किस तरीके से प्रयोग किया और उसमें से कौन से कंसेप्ट निकल कर आते हैं। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछूं क्या? बोलो भाई, बहुत एक शानदार चीज पूछूं क्या? चैनिंग और शिपिंग सिस्टम। चैनिंग
चैनिंग और सिपिंग। अच्छा, चैनिंग और सिपिंग। अब तुमसे कोई सवाल पूछेगा चैनिंग और सिपिंग क्या है। अरे यार, आज तुम लोग कहाँ हो? राधे राधे बेटा। सभी बच्चे एक बार जल्दी से पहुंचो भाई, तुम लोग जल्दी से पहुंचो, थोड़ा क्लास का और बनना चाहिए माहौल। ठीक है, चैनिंग और सिपिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो स्किनर ने क्या किया, फिर मैं चूहे की वो दूसरी वाले बात, पहले चेनिंग सिपिंग सिस्टम को समझाता हूं, उसके बाद हम अगले मुद्दे पर आएंगे। इस तरीके से एक पाइप लिया। अब स्किनर के सामने एक क्या है, स्किनर के सामने एक टास्क है, और वो टास्क है इस स्किनर को, एक चूहे को इस पाइप में से इधर निकलना सिखाना है। अब स्किनर को एक टास्क क्या है, इस पाइप में से चूहे को क्या करना है, इधर निकलना के लिए सिखाना है। तो अब इसको हम किस तरीके से बात करते हैं, देखिए थोड़ा समझिए भैया। अब ये क्या करेगा, ये एक पजल बॉक्स टाइप से इसने पाइप बना दिया। यहां पर इस चूहे को इसको एंट्री करवानी है, और एंट्री करवाने के बाद इस चूहे को क्या करना है बच्चा, चूहा पूरा कैसे मिट रहा है, इस चूहे को इसमें से निकालना है। अब ये चूहे को इसमें से निकालना है। अब ये क्या कर रहा है, इस चूहे को पाइप के पास में छोड़ा, तो ये चूहा कभी यहां तक आता, फिर वापस लौट आता। फिर इसने क्या किया, एक बार ऐसे कोशिश की, तो यहां पर इसको कोई भी परिणाम नहीं मिला। अब मैं आपको चेनिंग और सिपिंग सिस्टम को समझा रहा हूं। फिर इसने क्या किया, इस जगह के ऊपर थोड़े से अनाज के दाने रख दिए, इस जगह पर थोड़े से अनाज के क्या रख दिए, दाने रख दिए। अब चूहा ऐसे ही जा रहा था इसमें, एक बार जाते 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 चूहा यहां पहुंचा, और यहां आते पहले चूहे को क्या मिल गया, यहां आते पहले चूहे को क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। फिर इसने कुछ अनाज के दाने यहां पर रख दिए, और यहां नीचे अनाज का पूरा बहुत बड़ा सारा एक सिस्टम रख दिया, बहुत बड़ा सिस्टम अनाज का। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, चूहे को जब यहां से आना शुरू किया, तो चूहा जब पहले टाइम यहां पर आता है, तो इसको जो पहली बार क्या मिला, पुनर्बलन मिलता है, पहली बार सही प्रतिक्रिया पर। देखो ये जब तक यहां तक आ रहा था, तो इसकी प्रतिक्रिया सही नहीं हो रही थी, यहां तक आके वापस घूम गया। लेकिन जब ये चूहा पहली बार इस दानू तक पहुंचा, यानी कि पहली बार सही प्रतिक्रिया पर दिया जाने वाला पुनर्बलन सिपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, सिपिंग कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आपका। पहली बार सही अनुक्रिया पर दिया जाने वाला पुनर्बलन क्या कहलाता है, सिपिंग कहलाता है। फिर चूहा क्या करता है, फिर यहां तक जाता है, फिर वापस लौट आएगा। फिर चूहा ऐसे जाते जाते एक बार यहां तक पहुंचता है, फिर इसको यहां पर क्या मिल जाता है, पुनर्बलन मिल जाता है। इस जगह पर फिर से पुनर्बलन मिल गया, जैसे मान लो आप, पुनर्बलन मिल गया मतलब अनाज मिल गया, उद्दीपक मिल गया इसके लिए। और एक दिन ये चूहा यहां से चलते 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 यहां पहुंचा, और यहां पर इसको बहुत सारा पुनर्बलन मिला। ये अंतिम क्रिया है, अंतिम सही अनुक्रिया पर मिलने वाला पुनर्बलन चैनिंग कहलाता है। ये सवाल जिस दिन पूछा जाएगा, उस दिन सब बगले झांकते रह जाएंगे। तो चैनिंग एंड सिपिंग सिस्टम का संबंध कौन से मनोवैज्ञानिक से है, ये थ्योरी आप थोड़ा याद रखने का प्रयास करना बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। चैनिंग एंड शिपिंग सिस्टम। अब क्या, तो क्या है चैनिंग एंड शिपिंग, आगे लिखकर बताता हूं आप लोगों को बड़े अच्छे से। एक शब्द है चैनिंग, शिपिंग एंड चैनिंग ऐसे कर लेते हैं। शिपिंग एंड चैनिंग। शिपिंग एंड चैनिंग। क्या है शिपिंग, प्रत्येक प्रत्येक सही प्रतिक्रिया पर, प्रत्येक सही प्रतिक्रिया पर
दिया जाने वाला पुनर्बलन क्या कहलाता है बेटा जी? शिपिंग कहलाता है। और चेनिंग क्या है? अंतिम रूप से सही प्रतिक्रिया पर मिलने वाला पुनर्बलन क्या कहलाता है बेटा जी? चेनिंग कहलाता है। ये चेनिंग एंड शिपिंग का सिस्टम जिसने समझ लिया उसके लिए ये बहुत बहुत आसान हो जाएगा। हाँ जी बेटा जी, गुड इवनिंग जोमी कुमारी, किरण, मंजू भील, चंचल, और भी जितने लाडेसर बच्चे बैठकर देख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलूं आगे? बहुत प्यारी चीजें चल रही है, आप इसको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करना, है ना? फिर इसने कबूतरों पर प्रयोग कैसे किया? इसने क्या किया? एक ऐसे पजल बॉक्स बना दिया, और यहां पर इस तरीके से दाने रख दिए बेटा जी, और यहां पर इन कबूतरों को छोड़ दिया। मान लीजिए ये रहे कबूतर तो कैसे बनाएंगे, एक बार कबूतर बना देते अच्छे वाले। ये दाने लगा दिए, ये आपके कबूतर है, ये कबूतर को आज छोड़ दिया। अब इसमें जगह जगह कुछ इस तरीके के यंत्र, ऐसे कुछ चीजें लगा दी गई, है ना? और बेटा जी जब इसमें से सही जगह पर इसके चोंच मारने पर, सही जगह पर कबूतर के चोंच मारने पर एक दाना निकलकर नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से इसने क्या है, ये कभी यहां चोंच मारते, कभी यहां चोंच मारते, कभी यहां चोंच मारते, लेकिन जब ये सही जगह पर चोंच इन्होंने मारना सीखा तो बेटा जी क्या हो गया? क्या हुआ? यहां पर इनको पुनर्बलन मिला। तो अब मैं इसको पूरा का पूरा मामले को आपको समझाता हूं छोटी सी बिंदु के आधार पर, ठीक है? आओ भैया, अब नोट लिख के बात करते हैं। स्किनर ने अपने प्रयोग में एक पजल बॉक्स का इस्तेमाल किया पजल बॉक्स का इस्तेमाल किया। बेटा जी इसको किस नाम से जाना जाता है? अतः इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं। इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता है, और मनोविज्ञान में मशीनरी का उपयोग पहली बार इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाने लगा या सीखा जाने लगा, यानी कि यंत्रों का प्रयोग, है ना? शिक्षण में यंत्रों का प्रयोग, ठीक है ना? तो इसके आधार पर शिक्षण में यंत्रों का प्रयोग, इसके आधार पर मनोविज्ञान में, यानी कि शिक्षण में यंत्रों का, मशीनों का प्रयोग इस स्किनर के बॉक्स के आधार पर बाद में किया जाने लगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मतलब स्किनर ने क्या किया, थोड़ा समझिए। अब चेनिंग एंड जो शिपिंग चीज है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? चलो आगे की ओर बढ़ जाए। अब हम बोलो भैया, चलें क्या? हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? आज राजकुमार जी नहीं आए हैं, राजकुमार जी आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम बात करते हैं अभिकर्मित अनुदेशन के कितने प्रकार है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आओ बेटा बात करते हैं।
अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। अभिक्रमित अनुदेशन के मैं 4 प्रकारों के बारे में बात करूंगा मैं यहां पर, और यहां से हर बार एग्जाम में पूछा जाएगा वो सवाल, मतलब बनता ही बनता है। इसे आप थोड़ा सा देखिए। एक होता है बेटा जी साखिए, क्या होता है? साखिए। एक होता है रेखीय, जिसे हम कहते हैं लाइनर। तो सबसे पहले आओ, सबसे पहले देखें हम रेखीय, रेखीय अनुदेशन या लाइनर, लाइनर अनुदेशन। सबसे पहले सवाल पूछेगा रेखीय अनुदेशन या लाइनर अनुदेशन का प्रतिपादक कौन है? तो इसमें आपका जवाब आएगा बेटा जी स्किनर। कौन है? स्किनर। तो सबसे पहले रेखीय या लाइनर अनुदेशन का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन है? स्किनर है। और स्किनर ने वर्ष 1954 के अंदर यह प्रतिपादित किया। तो स्किनर का रेखीय या लाइनर अनुदेशन है वो कब दिया गया? तो दिया जाता है बेटा जी 1954 के अंदर। यहां से बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आज क्या सिर्फ लिखने की बारी है, इतना ज्यादा भारी भरकम कुछ समझने का मामला नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना? बताइए। इसे इसे बाह्य अनुदेशन भी कहते हैं, अनुदेशन भी कहते हैं। क्या है बाह्य अनुदेशन या रेखीय अनुदेशन? इसमें इसमें छात्रों पर जो एक बाहरी मॉनिटर है ना, जो प्रोग्रामर है उसका नियंत्रण होता है। छात्रों पर प्रोग्रामर का नियंत्रण, प्रोग्रामर का नियंत्रण होता है। यानी कि वो एक गाइडलाइन प्रदान करेगा, उस गाइडलाइन के आधार पर इनको क्या करना है? इनको उस कार्य को करना है एक लाइन में। लाइनर इसीलिए तो उसको कहा जा रहा है। सभी छात्र एक समान रास्ते का अनुकरण करेंगे, है ना? इसमें क्या करेंगे? सभी छात्र इसके गाइडलाइन में करेंगे, तो ये जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। सभी छात्र एक समान एक समान जो रास्ता है उसका अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे। क्या करेंगे भैया? एक समान रास्ते का अनुकरण करेंगे, एक समान रास्ते का अनुकरण, रास्ते का अनुकरण करेंगे। कहने का मतलब जो इस प्रोग्रामर ने कहा उस रास्ते का अनुकरण कौन करेंगे? छात्र करेंगे। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया? रेखीय कह दिया, लाइनर कह दिया, या फिर बाह्य अनुदेशन कह दिया। यह इसका एक इंपॉर्टेंट बिंदु था। तो इससे कौन सीखेंगे? इससे इससे प्राथमिक स्तर के बालक, प्राथमिक स्तर के बालक के बालक वह मंद बुद्धि जो लोग हैं उनके, या छोटे स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। प्राथमिक स्तर के बालक वह छोटे स्तर के बालक, छोटे स्तर के बालकों के लिए आवश्यक है। तो रेखीय या जो लाइनर अनुदेशन है वो किसके लिए है भैया? छोटे स्तर के बालकों के लिए है। क्योंकि सभी छात्र एक जो प्रोग्रामर है, जो गाइडर है, उसके गाइडलाइन में, नियंत्रण में एक रास्ते से चलेंगे, मतलब उसी चीज को फॉलो करेंगे। और सबसे पहले आपसे पूछेगा अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार है? 4। रेखीय या लाइनर अनुदेशन किसने दिया? तो आप जवाब देना बेटा जी, किसने दिया है? किसने दिया है? जल्दी बताइए आप। अब हम बात करते हैं साखिए के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? साखिए के बारे में बात करते हैं। रेखीय के बाद में क्या आएगा? साखिए, अभिक्रमित
अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसे हम कहते हैं ब्रांचेज। ब्रांचेज के नाम से भी इसको हम संबोधित करते हैं। क्या है भैया? ये ब्रांचेज है, अभिक्रमित अनुदेशन, या आंतरिक है, इसे क्या कह देंगे? ब्रांचेज। ब्रांचेज अनुदेशन या फिर आंतरिक अनुदेशन। आंतरिक अनुदेशन ये इसके अन्य नाम है जिससे हम इसको संबोधित करते हैं, इन अन्य नामों से इसको हम बताते हैं। अब सबसे पहले आपसे पूछेगा जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है ये कब दिया गया? तो इसमें देखिए 1955 में एक बार, और उसके बाद में इसमें जो सुधार किया गया 1960, ये इसके बारे में मैं बात करता हूं। अब पूछेगा ये दिया किसने है, इसको प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो नार्मन और क्राउटर। नार्मन एवं क्राउटर के द्वारा इसको प्रतिपादन, इसका जो प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे वो नार्मन एवं कौन थे बेटा जी? क्राउटर। बस ये जो सीधी सीधी लाइनें आप लोगों के वहां से उठकर आएगी, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो ये थ्योरी वाला पार्ट इसलिए लेकर चल रहा हूं, कोई भी मास्टर नहीं चाहेगा कि वो थ्योरी पढ़ाए। इतनी मेहनत क्यों करेगा भाई? बुलाएगा पीपीटी पीवाईक्यू की या एमसीक्यू की, लाकर लगाएगा और आप लोगों से पूछेगा, अपना जवाब देगा और आगे की ओर बढ़ेगा। एक सेकंड बेटा जी चालू रखना, ए फ्यू मिनट्स। अब आपसे पूछेगा क्या होता है इसमें? ब्रांचेज है यानी कि आंतरिक अनुदेशन है, तो इसमें होता क्या है? इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो इसमें कैसे प्रश्न होते हैं? बहुविकल्पीय। इसमें पूरा लिखता हूं मैं ताकि आपको आगे समझने की जरूरत ना पड़े। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय कैसे प्रश्न होते हैं जी? या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। इसमें निदान और उपचार एक साथ लाया जाता है। इसमें निदान और उपचार, ये सीधी सीधी लाइन पूछ लेना, निदान व उपचार एक साथ लाया जाता है। निदान व उपचार एक साथ लाया जाता है, एक साथ लाया जाता है। आज समझने का कुछ भी नहीं है, जो समझने का है वो समझा दूंगा मैं। आज सिर्फ आपको लिखने का है और याद करने का है। इसमें निदान और उपचारों को दोनों को एक साथ ही क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलूं अब यहां पे नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं। कौन से अभिक्रमित अनुदेशन को बहरूपिया अनुदेशन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इसमें प्रश्न बिखरे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अब जैसे अलग अलग होंगे तो उसको क्या कह दिया? बहरूपिया कह दिया। इसे बहरूपिया, इसे बहरूपिया अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, अनुदेशन कहते हैं। इसे बहरूपिया अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह सवाल सीधा सा एक बार पूछा गया था, इनमें से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन बहरूपिया अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जाना जाता है? बताइए। इसमें अध्ययन बिखरा हुआ होता है या प्रश्न बिखरे हुए होते हैं? अध्ययन शब्द का इस्तेमाल करो तो और भी सही रहेगा, इसलिए तो मैं लिखा चुका हूं। इसमें अध्ययन बिखरा हुआ होता है।
इसमें अध्ययन कैसा होता है, बिखरा हुआ होता, बहुत सारे, देखो ना मैंने कहा ना क्या है, निदान और उपचार साथ में आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, बहरूप या अभिक्रमित अनुदेशन, इसके नाम से यह जाना जाता है, जिसे हम शाखीय कहते हैं। अब हम बात करते हैं अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन कौन सा है। ओहो, हमें खाली पेज लेना पड़ेगा। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन को और किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं मैथेक्स अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, चलो, थॉमस और गिलबर्ट, किसने दिया है, थॉमस एवं गिलबर्ट के द्वारा यह दिया गया। थॉमस एवं गिलबर्ट के द्वारा वर्ष 1962 ईस्वी के अंदर इसका प्रतिपादन किया गया है। बहुत शानदार है, बड़े अच्छे से आप पढ़िए, बैठिए और इसको समझिए, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास को देखते देखते। तो चलूं आगे की ओर बढ़ूं बेटा जी, हाँ चलें। कैसे होता है, थोड़ा बताएंगे आप, क्या है अवरोही, क्या है अवरोही, नीचे से ऊपर की ओर, ये नाम क्या कह रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। तो मेरे प्यारे लाडेश्वर बच्चों, इसमें किस बात में बात हो रही है, ये प्रश्नों को नीचे से लेकर ऊपर की ओर पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, अंतिम पद से शुरू होते हैं, इसमें अंतिम पद से शुरू होकर, इसमें अंतिम पद से शुरू होकर प्रथम पद की ओर, प्रथम पद की ओर, इसमें अंतिम पद से शुरू होकर प्रथम पद की ओर आया जाता है। अंतिम पद से शुरू होकर प्रथम पद की ओर आया जाता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना। यहां तक क्लियर हो गया क्या, चलूं आगे। हाँ, ये उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए उपयोगी है, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए उपयोगी है, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए उपयोगी है, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए उपयोगी है। और इसके बाद जो आखिरी है वो कंप्यूटर अनुदेशन के बारे में बात करता हूं, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। आज सिर्फ लिखने की बारी है आप लोगों की, समझाने वाला कोई भी ज्यादा पाठ है नहीं, बस इनमें किसने दिया, कौन इसका प्रतिपादक है, इसमें क्या चीज पूछी जाती है, ये सवाल आपके सामने अक्सर आते रहेंगे, आप देख लेना। ठीक है, लॉरेंस स्टुलेरो, ठीक है, लॉरेंस स्टुलेरो, लॉरेंस स्टुलेरो। अब ये कुछ अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में मैंने बात कर ली। अब वापिस हम आते हैं और बात करते हैं, स्किनर साहब ने, बेटा जी स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए, उसके बारे में एक बार हम बात करते हैं, और यहां से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाले हैं। तो स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से शुरुआत करते हैं, तो देखिएगा। स्किनर ने पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार बताए स्किनर ने, पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए। पहला पुनर्बलन है बेटा सतत पुनर्बलन, क्या है, सतत पुनर्बलन, और दूसरा है फिर आंशिक पुनर्बलन। देखो, एक सतत हो गया तो दूसरा क्या होगा, बताओ भैया, आंशिक पुनर्बलन क्या होगा,
आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन क्या होगा? आंशिक पुनर्बलन। अब इस बात को समझते हैं स्किनर के हिसाब से, क्या तो है सतत पुनर्बलन और किसे कहते हैं आंशिक पुनर्बलन, और इनके कितने डिविजन्स और उसने किए हैं उसके बारे में भी हम एक बार पूरी तरीके से बात कर लेते हैं, है ना? ठीक है, अब देखिए यहीं पर पहले बता देता हूं सतत पुनर्बलन के बारे में। जब निश्चित समय पर क्या किया जाता है? जब प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाए, ठीक है ना? जब प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाए, पुनर्बलन दिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सतत पुनर्बलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत पुनर्बलन कहते हैं। अब यहां पर बहुत शानदार चीज को आप समझते हुए आगे बढ़िए, और अब इस आंशिक पुनर्बलन को मैं फिर से कुछ भागों में बांटूंगा और आपसे आगे की ओर बात करूंगा। तो आओ बेटा जी, दूसरा है इनका आंशिक पुनर्बलन, और आंशिक पुनर्बलन को हम दो तरीके से बांटेंगे। आंशिक पुनर्बलन, अबे तू मत आ बीच में, रुको भैया। आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन के बारे में बात कर रहा हूं। आंशिक पुनर्बलन को फिर से हम दो भागों में बांटेंगे। निश्चित अंतराल पुनर्बलन और परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन। यहां देखना बेटा जी क्या क्या सवाल बनेंगे। निश्चित अंतराल, अंतराल पुनर्बलन, पुनर्बलन, और क्या है? परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन। मतलब निश्चित अंतराल पुनर्बलन का अर्थ है एक निश्चित समय पर उसको क्या मिल गया है? पुनर्बलन मिल गया है। जैसे कि अब यहां एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, या फिर परिवर्त्य पुनर्बलन, दोनों को बताने की कोशिश करता हूं। चलिए, जो निश्चित अंतराल पुनर्बलन है और परिवर्त्य पुनर्बलन है, इन दोनों को समझिए। निश्चित अंतराल का अर्थ है जैसे कि एक मजदूर है, एक क्या है आपके यहां पर? मजदूर है। इस मजदूर को कहा गया कि एक महीने बाद में, एक महीने में क्या मिलेगी? एक महीने के बाद, ऐसे लिखते हैं, एक महीने के बाद, एक महीने के बाद क्या मिलेगी इसको? वेतन मिलेगा। इसको मालूम है वेतन मिलेगा एक महीने के बाद। परिवर्त्य पुनर्बलन, इसको मालूम है वेतन तो मिलेगा पर कब मिलेगा पता नहीं है, महीने में कभी भी, कब मिलेगा ये क्वेश्चन मार्क है, कभी भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। इसके बाद इसी आंशिक पुनर्बलन के बाद में हम बात करेंगे, तो इसे आंशिक पुनर्बलन को दो भागों में बांट दिया हमने। अंतराल पुनर्बलन और अनुपात पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन। अब समझिए, अनुपात हमने पहले ये अंतराल पुनर्बलन के बारे में बात कर लिया, निश्चित अंतराल और परिवर्त्य अंतराल। अब यहां हम चर्चा करते हैं बेटा अंतराल पुनर्बलन। अनुपात पुनर्बलन, पुनर्बलन। अब अनुपात जो पुनर्बलन है ना, उसको फिर से दो भागों में बांटते हैं। निश्चित अनुपात पुनर्बलन
निश्चित अनुपात पुनर्बलन और परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर लिखवा दी। अब जो सबसे जो है ना, इसको हम कहते हैं वी आर, वी आर से संबोधित करते हैं, इसको वी आई से संबोधित करते हैं, और बच्चा इसको हम संबोधित करते हैं एफ आर, और इसको हम संबोधित करते हैं एफ आई। अब थोड़ा आगे वाले पेज पे आ जाओ और बहुत अच्छे से समझो। अब आपके सामने मैं चार चीजें लिख रहा हूं, एफ आई, वी आई, वी आर। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख रहा हूं, एफ आई, एफ आर, वी आई और वी आर। इन दोनों चीजों से पूरा मामला क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। आ जाओ बेटा यहां पर। सबसे पहले मुझे बताओ आप, सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा रहेगा? सबसे ज्यादा प्रभावी या सबसे अधिक अधिगम किसमें होगा, ये बताओ। बताइए बेटा। सबसे कम इसमें, सबसे कम किसमें रहेगा? निश्चित अंतराल में सबसे कम अधिगम, सबसे कम अधिगम इसमें होगा। अभी समझाऊंगा तुम्हें मैं पूरी चीज। उसके बाद उसके बाद इसमें थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक, फिर इसमें, और सबसे अधिक इसमें, सबसे अधिक इसमें। अब समझना क्या है, सबसे अधिक अधिगम इसमें होगा। अधिगम किसमें होगा? तो परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन में होगा। अब इसको मैं समझाता हूं। एक व्यक्ति का एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर। एक आपके सामने एक मजदूर है भैया, अब समझाने की बारी है, इतने टाइम लिखने की बारी थी। एक मजदूर है, उस मजदूर को तुमने क्या कहा? F1 क्या है? निश्चित अंतराल पुनर्बलन। तो तुमने कहा कि F1 तुम्हें एक महीने के बाद, एक महीने में क्या मिल जाएगी भैया? वेतन मिल जाएगा। पहले दिन उसको पता है महीने की 31 तारीख को मेरा वेतन बन जाएगा, 1 तारीख को मेरा वेतन मिल जाएगा। वो बिल्कुल माइंड से निष्फिक्र है, कोई भी चिंता नहीं कर रहा है, वो आराम से मजे मार रहा है। वो आराम से क्या कर रहा है? मजे मार रहा है। उसको सीखने में कोई रुचि नहीं है। फिर देखो, उससे थोड़ा अधिक किसमें मिलेगा? एफ आर, यानी कि परिवर्त्य, है ना, अंतराल पुनर्बलन। उसको ये नहीं पता मुझे कब पेमेंट मिलेगा, मुझे कब वेतन मिलेगा। तो उसमें थोड़ा वो एक्टिव रहेगा। भाई मैं रोज काम पे टाइम पे जाता हूं, हो सकता है मालिक कभी भी क्या दे दे, पैसा दे सकता है, कभी भी वेतन मिल सकता है। तो वो इसमें समय की पाबंदी पे तो रहेगा कम से कम, इससे ज्यादा यहां सीखेगा। फिर है आपका निश्चित अनुपात पुनर्बलन। काम जितना का आप काम कर रहे हो, है ना, एक अनुपात आपको उसमें पुनर्बलन फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। आप काम करोगे तो आपको 2% या 5% या 10,000 या कुछ भी एक सैलरी मिल रही है। अब यहां वो इतना ज्यादा नहीं सीखेगा। यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन। उसको कह दिया तुम्हारे काम का आकलन किया जाएगा, तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हें सैलरी दी जाएगी। अगर तुम बहुत बेहतरीन काम करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, और अगर तुम बेहतरीन कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें सैलरी कम मिलेगी। अब वो सबसे ज्यादा एक्टिव होकर काम करेगा, क्योंकि क्या है? परिवर्त्य अनुपात है। उसको नहीं पता कितनी मिलेगी, उसको पता है मैं जितना ज्यादा अवेयर होकर काम करूंगा मुझे उस अनुपात में ही सैलरी मिलेगी। देखो यहां पर उसको सबसे पहले मालूम था मुझे महीने के एंड में पैसा मिलेगा, जो भी XYZ एक अमाउंट तय कर रखा है।
तो यहां वो आलसी रहेगा बिल्कुल। आपको भी कह दे देखो आप लग गए नौकरी, अब मैं आप पर एग्जाम्पल देता हूं, आपको मिल गई नौकरी, नौकरी मिलने के बाद आपको पता है कि महीने के एंड में क्या मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगा। आप सिर्फ ये चलो भैया सुबह उठे नहाए धोए स्कूल चले गए, जो रोजमर्रा की जिंदगी थी काम किए और फ्री हो गए। अब आपको कहा गया कि जरूरी नहीं है आपको महीने के एंड में सैलरी दे, सैलरी कभी भी दी जा सकती है। तो तुम रोज ये सोचोगे हो सकता है सैलरी मिल जाए, तो तुम पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में क्या रहोगे, बहुत एक्टिव रहोगे। तुम्हारा तीसरा स्टेप में तुम्हें कहा गया है निश्चित अनुपात, भाई तुम्हें एक फिक्स इतनी सैलरी मिलेगी, तो इसको लेकर भी तुम आश्वस्त हो जाओगे। लेकिन तुम्हें यह कह दिया जाए कि तुम्हारी सैलरी तुम्हारे स्कूल में तुम जिस तरीके से काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कभी ज्यादा भी हो सकती है और कभी कम भी हो सकती है। अब तुम जैसा काम करोगे तुम्हें वैसी सैलरी मिलेगी। मैं कह रहा हूं तुम रात रात भर नोट्स बनाओगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, सबसे ज्यादा अधिगम किसमें होगा, तो ऐसे आपसे सवाल पूछेगा निम्न में से अधिगम के आधार पर, है ना, किसमें सबसे ज्यादा अधिगम होगा। अब आप सबसे कम इसमें सीक्वेंस से, इस तरीके से सीक्वेंस है, ये इस तरीके से सीक्वेंस है, सबसे कम इसमें, उससे ज्यादा इसमें, उससे ज्यादा इसमें और सबसे ज्यादा इसमें, यानी कि सबसे ज्यादा परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन में होगा और सबसे कम निश्चित अंतराल पुनर्बलन में होगा। इस बात को आप गांठ मान लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आज आप लोगों को यहां पर क्लियर की है। अब इसमें और कुछ बिंदुओं के ऊपर हम बात करते हैं, और कुछ बिंदुओं पर इस पे हम क्या कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। निश्चित अंतराल पुनर्बलन हो गया। अब आपसे कोई सवाल पूछ ले, आज सवाल मेरे पास है नहीं, कल आपके इसके मैं सवाल बना दूंगा और आपको मॉर्निंग में जैसे कल आऊंगा तो इसके 10 से 15 सवाल थे, आज मैं लेके नहीं आ पाया, कल मैं आपके लिए वो सवाल भी लेके आ जाऊंगा। और अभी हम मिलेंगे 8:30 के ऊपर फिर से क्लास के अंदर। आज हमने इनके बारे में बात की और एक लास्ट इसके बारे में आप देख लेना, हमारा जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। इसके प्रवर्तक लाख हल है, 1943 की है और ये अमेरिका का रहने वाला है। इसकी किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर है और इसके सिद्धांत के अन्य नाम है सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, ठीक है, सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में हमारी चर्चा रहेगी कल की क्लास में। आज बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।